ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, लेकिन ईसीजी ये नहीं बताता कि हार्ट की पंपिंग फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी पैटर्न्स में बात करती है। जब पैटर्न्स टूटते हैं तभी मेजर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसटी एलिवेशन पे। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हर मिनट का डिले परमानेंट डैमेज बढ़ा देता है। अब मैं 3 ऐसी फाइंडिंग्स के बारे में बात करूंगा जो अगर किसी भी ईसीजी में आए तो वेट करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर आकार कपूर। मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। क्या आपको लगता है ईसीजी नॉर्मल आने का मतलब हार्ट बिल्कुल सेफ है? क्या आप जानते हैं कि ईसीजी सिर्फ 10 सेकंड का स्नैपशॉट होता है और कुछ कंडीशंस उस विंडो में कैप्चर ही नहीं होते? और क्या आपको पता है कि एक कंप्लीटली नॉर्मल रिपोर्ट भी कभी कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं बता रही होती? रोज मैं ऐसे इमेजिंग केसेस देखता हूं जहां ईसीजी तो नॉर्मल था लेकिन आर्टरी में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होती है या हार्ट की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से नहीं, इमेजिंग से पकड़ी गई। कुछ केसेस में ईसीजी की रीअश्योरेंस की वजह से फॉलोअप ही नहीं हुआ और वही गैप बहुत कॉस्टली पड़ गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईसीजी एक्चुअली क्या मेजर करता है, रिपोर्ट के कॉमन टर्म्स का मतलब क्या होता है, वो 3 फाइंडिंग्स जो कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए और ईसीजी के बाद कौन से और इवैल्यूएशन जरूरी होते हैं। गोल फियर नहीं है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है। इंडिया में एक कॉमन पैटर्न है, ईसीजी करवाओ, रिपोर्ट में नॉर्मल साइनस रिदम लिखा हुआ आए, रिलीफ हो, आगे मत बढ़ो। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल गैप है। ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। वो हार्ट का एक स्पेसिफिक डायमेंशन बता देता है जैसे कि रिदम, कंडक्शन और कुछ इस्कीमिक पैटर्न्स। लेकिन ईसीजी ये नहीं बताता कि हार्ट की पंपिंग फंक्शन क्या है। आर्टरी में 40 से 50% ब्लॉकेज साइलेंटली डेवलप हो रही है या नहीं, वेल्व ठीक है या नहीं, वॉल मोशन नॉर्मल है या किसी सेगमेंट में कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये चीजें इमेजिंग से ही पता चलती हैं और ईसीजी से नहीं। नॉर्मल ईसीजी एक यूजफुल डेटा पॉइंट है, फाइनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। हर बार जब आपका हार्ट बीट करता है तब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर होता है। वो सिग्नल हार्ट मसल्स को कॉन्टैक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये सिग्नल एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है। ईसीजी मशीन स्किन पर लगे इलेक्ट्रोड से एक सिग्नल को डिटेक्ट करती है और ग्राफ में कन्वर्ट कर देती है। उन लाइंस में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले बात करते हैं पी वेव की। ये एक छोटी सी कर्व होती है और एट्रिया की इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगली चीज की बात करें तो वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये शार्प प्रोमिनेंट जिगजैग कर्व है जो ईसीजी में सबसे क्लियर दिखती है। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है और हार्ट ब्लड पंप कर रहा है या नहीं ये भी रिप्रेजेंट करती है। और फिर बात करते हैं टी वेव की। इसको कहते हैं रिकवरी फेज। वेंट्रिकल्स नेक्स्ट बीट के लिए इलेक्ट्रिकली रीसेट हो रहे होते हैं। टी वेव सिर्फ ये नहीं बताता कि हार्ट बीट कर रहा है या नहीं, वो बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितने स्मूथ फंक्शन पाथ फॉलो कर रहे हैं, टाइमिंग नॉर्मल है या नहीं और कोई एबनॉर्मल पैटर्न है या नहीं। हमारी बॉडी पैटर्न्स में बात करती है। जब पैटर्न्स टूटते हैं तभी मेजर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। अब वो टर्म्स डिकोड करते हैं जो रिपोर्ट में कॉमनली आते हैं। साइनस रिदम नॉर्मल, ये हार्ट का रिदम बताती है। नेचुरल पेसमेकर सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर आता है साइनस टैकीकार्डिया। इस केस में हार्ट रेट 100 से ऊपर होता है और अगर ऐसी कंडीशन है तो आज ही फुल बॉडी चेकअप करवाओ। एक्सरसाइज के बाद एंजाइटी में या फीवर है तो ये हार्ट रेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर रेस्ट में या कंसिस्टेंटली 100 से ऊपर आए तो इवैल्यूएट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड, अनीमिया, कार्डियक स्ट्रेस सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर आता है साइनस ब्रैडीकार्डिया। इस कंडीशन में हार्ट रेट 60 से कम होता है। एथलीट्स में परफेक्टली नॉर्मल हार्ट एफिशिएंट होता है। सेडेंटरी इंडिविजुअल्स में अगर डिजीनेस या फटीग हो तो साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करो। नेक्स्ट इज एक्सिस डिविएशन। माइल्ड डिविएशन अक्सर क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट डिविएशन स्पेशली जब दूसरी फाइंडिंग्स के साथ आए तो इवैल्यूएट करना इज अ मस्ट। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसटी एलिवेशन पे।
ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मल्टीपल लीड्स में एसटी एलिवेशन एक्टिव मायोकार्डियल इंफार्क्शन का क्लासिक साइन हो सकता है। हार्ट मसल्स को इस वक्त ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती। हर मिनट का डिले परमानेंट डैमेज बढ़ा देता है। फिर आते हैं एसटी डिप्रेशन पर। ये भी एक सीरियस कंडीशन है। ये इस्कीमिया का साइन है। इसका मतलब है कि हार्ट को इनसफिशिएंट ब्लड पहुंच रहा है। स्ट्रेस टेस्ट और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। फिर आते हैं टी वेव इन्वर्जन पर। मल्टीपल लीड्स में आए तो ये एक सीरियस कंडीशन मानी जाती है। कुछ लीड्स में नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकती है, लेकिन V1 से V4 में कंसिस्टेंटली इन्वर्टेड हो तो एंटीरियर इस्कीमिया का साइन हो सकता है। इसका मतलब है कि हार्ट की फ्रंट वॉल ऑक्सीजन स्टार्व्ड है। इस केस में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल पर। इसमें वेट एंड वॉच करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हार्ट की रिकवरी फेज में डिले हो रहा है। कुछ कॉमन मेडिकेशंस जैसे कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स, सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सभी इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सीवियर प्रोलॉन्गेशन सडन कार्डियक इवेंट का रिस्क फैक्टर है। डॉक्टर से जरूर डिस्कस करो। अब मैं 3 ऐसी फाइंडिंग्स के बारे में बात करूंगा जो अगर किसी भी ईसीजी में आए तो वेट करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहली है न्यू एसटी एलिवेशन इन मल्टीपल लीड्स। इसका मतलब है इमरजेंसी। कोई डिस्कशन नहीं, कोई वेट नहीं। ये फ्यूचर एक्टिव कार्डियक इवेंट्स का साइन हो सकता है। हर मिनट का डिले मतलब मसल डैमेज है। दूसरी, T-wave inversion across multiple chest leads. This means silent ischemia. इसका मतलब है कि हार्ट की फ्रंट वॉल को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्लियरली दिखाता है कहां ब्लॉकेज है। इस फाइंडिंग पर अर्ली एक्शन एक फ्यूचर कार्डियक इवेंट अवॉइड कर सकता है। और तीसरा है नर्व बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो पहले नहीं था। इसका मतलब है हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में नया ब्लॉकेज आया है। नर्व बंडल ब्रांच ब्लॉक के केसेस में हमें अंडरलाइंग कंडीशंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली मेडिकेशन और ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। वन क्रिटिकल पॉइंट इज कि ईसीजी सिर्फ 10 सेकंड का एक स्नैपशॉट है। इंटरमिटेंट एरिथमियाज उस विंडो में कैप्चर हो सकती है या नहीं। अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पैल्पिटेशंस या ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स हो तो उन केसेस में ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है। वो नॉर्मल ईसीजी कंप्लीट रीअश्योरेंस नहीं देता। ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट और इमेजिंग आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। ये 3 टेस्ट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स। फर्स्ट इज 2D इकोकार्डियोग्राफी। ये है हार्ट का अल्ट्रासाउंड। हार्ट की पंपिंग फंक्शन, वेल्व मूवमेंट, वॉल मोशन और इजेक्शन फ्रैक्शन जैसे सारे कंडीशंस इको में आते हैं, ईसीजी में नहीं। स्ट्रक्चरल असेसमेंट के लिए इको इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिया में इकोकार्डियोग्राफी की कॉस्ट 2000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक हो सकती है। फिर आते हैं अगले टेस्ट पर, जिसका नाम है TMT। यह है ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। इसमें एक्सरसाइज के दौरान ईसीजी चेंजेस मॉनिटर किए जाते हैं। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट हो तो ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं। इसकी लिमिटेशंस ये है कि अर्ली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक मिस हो सकता है। इंडिया में इस जांच की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1500 से लेके 4000 रुपए तक हो सकती है। फिर आते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पे। ये कोरोनरी आर्टरीज को डिटेल में इवेलुएट करती है और उसका 3D मैप भी बनाती है। इस जांच में अर्ली प्लाक को एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जाता है। रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो और सिम्टम्स हो तो ये जांच सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इंडिया में 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक भी हो सकता है। ये सब अलग अलग इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं। कोई भी जांच एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल था, पेशेंट को रिलीफ था, लेकिन सिम्टम्स थे एक्सर्शनल चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट। सीटी एंजियोग्राफी में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज थी। ईसीजी ने उस ब्लॉकेज को कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट था। रिपोर्ट नॉर्मल थी लेकिन रियलिटी नॉर्मल नहीं थी। ईसीजी मिस कर सकता है इंटरमिटेंट एरिथमियाज जो उस 10 सेकंड में प्रेजेंट नहीं था, अर्ली प्लाक जो अभी इलेक्ट्रिकली सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे कि वेल्व इश्यूज, हाइपरट्रॉफी, कार्डियोमायोपैथी जो इमेजिंग से इवेलुएट होते हैं वो भी ईसीजी पे नॉर्मल ही दिखते हैं। इसीलिए रिलीफ और रीअश्योरेंस सेम चीजें नहीं होती। रिलीफ ईसीजी से आ सकता है, रीअश्योरेंस कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर से ही आता है। आइए अब कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में बात करते हैं। मिथ नंबर 1, ईसीजी में कुछ भी एबनॉर्मल आया मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। माइल्ड एक्सिस डिविएशन, अर्ली रीपोलराइजेशन इन यंग इंडिविजुअल्स, साइनस ब्रैडिकार्डिया इन एथलीट्स, ये अक्सर नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं।
एबनॉर्मल वर्ड देखते ही पैनिक जरूरी नहीं होता, कंटेक्स्ट, एज और सिम्टम्स तीनों जरूरी हैं। मिथ नंबर 2, ईसीजी नॉर्मल है तो हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबसे डेंजरस मिथ है। जैसे आप सबको बताया, ईसीजी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता। सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो सकता है। इंटरमिटेंट एरिथमियाज स्नैपशॉट में मिस हो सकता है। नॉर्मल ईसीजी यूजफुल फाइंडिंग है, कंप्लीट क्लियरेंस नहीं है। मिथ नंबर 3, ईसीजी बार बार कराना हार्मफुल होता है। ईसीजी कंप्लीटली सेफ होता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती, बॉडी में कोई करंट नहीं देता। मशीन नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है। रिपीट ईसीजी क्लिनिकली बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। सो इसीलिए बॉटम लाइन सिंपल है, ईसीजी एक लैंग्वेज है वेव्स की, रिदम की, इंटरवल्स की। 3 फाइंडिंग्स कभी इग्नोर नहीं करनी। न्यू एसटी एलिवेशंस जो इमरजेंसी है, टी वेव इन्वर्जन्स मल्टीपल चेस्ट लीड्स में, और नर्व बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, इन सभी कंडीशंस के लिए वेट बिल्कुल मत करो। ईसीजी अकेले पूरी पिक्चर नहीं देता। स्ट्रक्चर्स के लिए इकोकार्डियोग्राफी, ब्लॉकेज के लिए सीटी एंजियोग्राफी, मसल डैमेज के लिए ट्रोपोनिन ब्लड लेवल्स, ये सब अलग डायमेंशंस हैं, एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो।